वेलकम बैक। रिफॉर्म विद अमान फिर से एक बार हाजिर है स्ट्रगल टुवर्ड सक्सेस की एपिसोड नंबर 2 को लेकर आए हैं हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे एक ऐसे बच्चे की जो बच्चा कॉमर्स लिया था और उसे ये पता नहीं था कि कॉमर्स क्यों लिया जाए, और इसी तरह से कई सारे बच्चों की कहानी आई कि वो कॉमर्स लेने के बाद भी फेल हो रहे हैं। उसी में बातें ये आई हमारी कि एजुकेशन तो बच्चे ले रहे हैं, गार्जियन दिला रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को उस रास्ते पे ले पा रहे हैं जो बच्चा करना चाह रहा है? क्योंकि टैलेंट हर बच्चों का अलग होता है, लेकिन गार्जियन अपने ख्वाब देख लेते हैं और बार बार ये जिक्र करते हैं कि हमारा ये ख्वाब है, तुम ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ। तो इस तरह की बातों पे हम लोग बात कर रहे थे। उसी में आगे का जो सवाल है, मैं अपने मेहमान का वेलकम करने के बाद ये सवाल मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ आपके बीच कि सवाल ये था कि क्या सिर्फ नीट या मेडिकल जिसे कहते हैं उसमें एडमिशन लेना, क्या ये वजह हो सकती है इस चीज़ के लिए कि मार्केटिंग ऐसी की गई है कि सिर्फ नीट ही हमें दिख रहा है, जबकि नीट में हर साल 2-3 लाख बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया, तकरीबन 19 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और 1 लाख बच्चे जो है पास आउट हो रहे हैं। उसमें भी 20 से 25 हज़ार सीट है मेडिकल की, जो MBBS की सीट है। लेकिन क्या उसके साथ साथ छोटे छोटे जो कोर्स हैं, जैसे बायोमेडिकल के कोर्स हैं, OT के कोर्स हैं, ये सब किए जा सकते हैं कि नहीं कम खर्च में? तो ऐसी मार्केटिंग क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो मैं अपने मेहमान का वेलकम करता हूँ, इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दोबारा मुझे मौका देने के लिए, तो वो कंटिन्यू किया जा सके। आपका सवाल है कि ज़्यादातर जो बच्चे आजकल जो हैं उनके या गार्जियन जो पेरेंट्स हैं उनके जहन में सिर्फ 2 ही शोबा क्यों है, मेडिकल ही का शोबा क्यों चयन किया जाए या इंजीनियरिंग का चीज़। इंजीनियरिंग भी आप समझिए कि ना के बराबर है। बहुत कम परसेंटेज रहे हैं स्टूडेंट के जो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं या IT की तरफ। मैक्सिमम लोग जो भी पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर जहाँ पे एजुकेशन फर्स्ट पहले से, उनमें अक्सरियत जो है वो मेडिकल लाइन की तरफ जाना पसंद करती है। उसकी वजह ये सर में है कि एजुकेशन को स्टेटस सिंबल बनाया गया है, कुछ चीज़ों का स्टेटस सिंबल। और शायद आपको याद होगा कि आप तालीमी के दौर में रहे होंगे, तो हिंदुस्तान में एक शख्स का नाम बहुत मशहूर हुआ था, अरिंदम चौधरी, मैनेजमेंट गुरु के तौर पर। पिछला जो हम लोगों का जो एपिसोड चला था जिसको गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद मैंने कमो बेश 100 से ऊपर बच्चों से पूछा है कि मैनेजमेंट गुरु अरिंदम चौधरी का नाम तुम लोग जानते हो? किसी को नहीं। लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे उस ज़माने में एक बच्चा जानता था कि मैनेजमेंट गुरु कौन है। इसका मतलब यह उस ज़माने में स्टेटस सिंबल MBA हुआ करता था कि MBA जिसने किया वो बेहतरीन आदमी, उसके असल माना जाता था इसको, ठीक है। अब जो है वही चीज़ बदल करके हो गई है, मेडिकल का सेक्टर हो गया, स्टेटस सिंबल माना जाता है। उसके पीछे कॉर्पोरेट लॉबी भी है, ठीक है, बहुत सारी वजूहत होती है स्टेटस सिंबल बनने के लिए। तो एजुकेशन को असल में स्टेटस सिंबल पर दूर रखते हैं कि हम एजुकेशन हासिल करने के बाद उस स्टेटस तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है बिना सोचे समझे उनके बच्चे की सलाहियत, पोटेंशियल क्या है, वो क्या करवाने जा रहे हैं। अभी जस्ट आपके एपिसोड से पहले एक साहब आए, तो उनसे गुफ्तगू चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 बच्चे हैं उनके, तो दोनों में बहुत कम छोटाई बढ़ाई, 1 साल का, तो 10th क्लास में हम लोगों के स्टूडेंट रहे वो। तो छोटा वाला बच्चा थोड़ा ज़्यादा उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा ज़हीन है, और उससे बड़ा वाला था तो थोड़ा कम गो है, थोड़ा कम उनके अकॉर्डिंग। अपने वालिद साहब को लगता था कि मेरा छोटा बच्चा ज़्यादा सही है, बड़ा बच्चा कम नहीं। लेकिन खैर दोनों को अपना एजुकेशन साथ दिया, लेकिन अपने जहन में रखे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने 12th करने के बाद बच्चों को, या 12th के साथ ही वो एलन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाया ताकि वो मेडिकल की तैयारी कर सकें। तो वो आगे कह रहे थे कि हमको हैरत इस बात पर नहीं कि दोनों बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, बोले कि दोनों बच्चों का जब टेस्ट दे के आता है मार्क्स इक्वल आता है। अब बाल दफ़ा जिन बच्चे को कमज़ोर समझे थे उसका ज़्यादा आ जाता है। तो हमने उनको कहा कि देखिए की वजह ये होती है कि एग्जामिनेशन 2 तरीके, बच्चे 2 तरीके के होते हैं। एक बच्चा वो है जिसकी मेमोरी पावर ज़्यादा है, याद चीज़ों को ज़्यादा रख सकता है। एक बच्चा जो है कि वो चीज़ों पे ज़्यादा गौर फिक्र करता है। तो गौर फिक्र करने वाला बच्चा तुरंत जवाब नहीं देगा, ठीक है, जो चीज़ों को सोचेगा कि इसको कैसे कैसे किया जाए। लेकिन जो बच्चा गौर फिक्र बहुत ज़्यादा नहीं करता, उसको मालूम है कि CO/4Z+11 का रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, उसको मालूम है कि भाई CO की जगह Z आना जाता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो सोचेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ज़्यादा रिएक्टिव हो, रिएक्टिव उसको हटा सकता है कि नहीं हटा सकता, तो वो गौर करने लगेगा। लेकिन दूसरा बच्चा उसको गौर करने को, उसने इस इक्वेशन को देख रखा है पहले, उसके जहन में याद है, फौरन टिक मार के आगे चला जाएगा। तो इस वजह से भी बाज़ दफ़ा वो चीज़ें होती हैं। तो
आपका बच्चा थिंकिंग प्रोसेस वाला बच्चा है, आपका बच्चा मेमोरी ज़्यादा शार्प है, उसकी ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकता है, इसको आप समझ नहीं रहे और उसको किसी भी फील्ड में धकेले चले जाते हैं। ये असल में प्रॉब्लम है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बता दें कि वो स्टेटस सिंबल और जो क्या कर सकते हैं, पैसा जिसको कह सकते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उसमें जितना पैसा जिस प्रोफेशन में लाया जा सकता है उसकी तरफ भाग रहा है, वो सलाहियत की बुनियाद पर वहाँ नहीं आ रहा। इसकी वजह से अक्सर क्या होता है कि उन तमाम शोबों में जिनमें भी और भी शोबे हैं वहाँ सीट्स खाली रह जाती है। इस शोबे में जो है लोग लाइन में लगे, वेटिंग में लगे। अब एक और चीज़ कल्चर पिछले 10 सालों में बढ़ा है, मतलब साथ साथ इसके बढ़ता चला गया उन लोगों के लिए जो पिछली वीडियो में भी बात हुई कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जॉब नहीं मिल पाती है, तो पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तब मार्केटिंग के लिए ही ऐसे ऐसे एजेंसी लाई गई जिन्होंने कहा कि बीएड कर लीजिए तो आपको टीचिंग मिल जाएगी, डीएलएड कर लीजिए। ये तमाम चीज़ें 10 सालों में बढ़ा और लोगों ने किया भी, खूब भर भर के किया। लेकिन अभी पिछले 1 सालों में बहुत सारे बदलाव हुए, लॉकडाउन के बाद ही कह लें कि जैसे अब कहा जा रहा है कि बीएड भी आप कर लिए तब भी एक बेहतरीन टीचर नहीं बन पाइएगा। क्या टीचर बनने के लिए बीएड डीएलएड है या फिर एक समाजी तौर पे और आपका तकरीबन 20 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, तो आप क्या देखते हैं कि एक टीचर के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? टीचिंग एक अपने अंदर से आती है कि बच्चे को डिलीवर करना है और किस अंदाज में करना है। सिर्फ अपनी नॉलेज को डाल देना तो टीचिंग है नहीं, ये बात हम लोग समझते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अभी जस्ट कुछ दिनों पहले जो है मुझे एक जगह प्रोग्राम में जाना था, तो वहाँ एक टॉपिक था, इस पर गुफ्तगू करनी थी, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी। तो उसमें मैंने गुफ्तगू में एक बात कही कि यूएस की नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन है, उसने कहा कि 21st सेंचुरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, तो वो 4 चीज़ों का नाम उन्होंने बताया कि एक है कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। टीचर ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करें बच्चों को। फिर उसमें जो है कुछ एक साथ थे, उन्होंने जो कहा कि नहीं 2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं इसमें, एक है चॉइस और एक है केयर। ये 6 चीज़ें हमें चाहिए किसी बच्चों को एजुकेट करने के। आप चाहे बीएड करें, डीएलएड करें, क्या करें वो मैटर नहीं करता, मेन चीज़ें क्या है। चॉइस से उनका मुराद ये था कि आप जब समझते हैं कि बच्चे मिसाल के तौर पे लंच आवर में कैंटीन जाते हैं, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की चीज़ खाना पसंद करे, ठीक है। कोई समोसा खा रहा है, कोई कुरकुरे खा रहा है, कोई रोल खा रहा है, कोई डिफरेंट चीज़ें, कोई बर्गर खा रहा है, और हर बच्चे 2-3 का ग्रुप में, ठीक है। तो उनका कहना यह था कि आज हमारा जो कल्चर है क्लासरूम का, वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, टीचर मरकजी किरदार के तौर पे बच्चे उसकी तरफ होते हैं, उसके बजाय होना चाहिए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास। जिस तरह से कैंटीन बच्चे अपना ग्रुप बना के गए हैं, वैसे क्लासरूम में बच्चे ग्रुप बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर क्लासरूम में आपको लगता है कि 2-3 बच्चे ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, उनको एक जगह जमा करें। उससे क्या होगा कि अगर वो बच्चे गुफ्तगू कर रहे हैं गलत डायरेक्शन में, आप बस उनको एक डायरेक्शन दे दें। और इसका प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने किया अपनी कोचिंग के अंदर भी, तो उसमें देखा फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है कि जो बच्चे वो ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे को बस चैलेंज के तौर पर उनको कुछ दे दिया गया करने के। तो ये चॉइस का मामला। उसी तरीके से जो है कि कोलैबोरेशन, बच्चा जब आप जानते हो कि इंसान जब शुरू से इंसानी ह्यूमन स्टेज शुरू हुई तो लोग शिकार खा करके जिंदा रहते थे। तो क्या आपको लगता है कि शिकार अकेले किया जा सकता है? तो 4 लोगों की टीम बनी, कोलैबोरेशन हो, तो कोलैबोरेशन होना चाहिए बच्चों में। जब कोलैबोरेशन होगा तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, तो कम्युनिकेशन एक दूसरे को समझा सकें। उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंदर खामोश तबा, कुछ बच्चे बहुत सीमा मिजाज होते हैं, चंचल, हरकत बात आगे नहीं रख पाते। कुछ बच्चे लाख कोशिश करने के बाद में आपको बोलने नहीं ला पाते बात करने। तो टीचर का काम ये है कि उन सब बच्चों को समझे। जो बच्चा ज़्यादा चंचल है, बार बार ये कर रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेशन की तरफ माइल करें कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी उससे कराएं जो कॉन्सेंट्रेट हो जाए बच्चा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंट्रोवर्ट से खुद नहीं कर रहे, तो उनके अंदर से कुछ निकलवाने की कोशिश की, बोर्ड पे बुला दिया, इस तरह की चीज़ें की गई उनके साथ, ठीक है। उसके अलावा ये कि बच्चों को ये नहीं कि हमने जो चीज़ पढ़ा दिया वो क्लियर है, ठीक है। यहाँ आइंस्टाइन साहब ने कोई बात बोल दी 100% करेक्ट है, न्यूटन ने कोई बात बोल दी 100% करेक्ट है, बल्कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डाली जाए कि किसी भी बात को विदाउट दलील के साथ, विदाउट लॉजिक के बाद हम नहीं मानेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्वेश्चंस करेंगे। और क्रिटिकल थिंकिंग जब होगी तो क्रिएटिविटी अपने आप डेवलप होगी। उसके बाद टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये था कि केयर का मतलब लव, मोहब्बत। बच्चों से वो टीचर कितना उनसियत रखता है, कितना मोहब्बत करता है, कितना केयर करता है उससे। और ये केयर सिर्फ इस माने में नहीं कि जैसे लव हम लोग करते 2 तरह का मानते हैं, इमोशनल लव
और ये एक है डिसीजनल लव। इमोशनल लव ये है कि आपको किसी बच्चे के से मोहब्बत हो गई, ठीक है, किसी एक्टिविटी के बहुत प्यारा एक्टिविटी लग रहा है, लेकिन इसमें आपके अंदर वो पायदारी मजबूती नहीं है। डिसीजनल लव ये होगा कि आप बच्चे से आप डिसीजन ले किसी भी हालत में बच्चे मोहब्बत करें। मिसाल के तौर पर चंद लोगों को देखिएगा कि बच्चे होते ही छोटे बच्चे जिनसे इंसान को खुद बहुत प्यार आ जाता है, लेकिन आपको चेक करना है कि बच्चों से आपको इमोशनल लव है या डिसीजनल लव है। तो आप देखिए क्या गंदा बच्चा, गरीब का बच्चा भी आपको उतना अट्रैक्टिव लगता है? नहीं लगता है। अगर गरीबों का बच्चा आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, वो नाक उसकी बह रही है, वो उतना प्यारा नहीं लगता, मतलब आपका इमोशनल लव है, डिसीजनल लव नहीं है। तो डिसीजनल लव जो है, अगर बच्चों से मोहब्बत हुई कि बच्चे जन्नत के फूल हैं उनसे, तो उस इंसान को हर बच्चे से मोहब्बत हो जाएगी। तो ये टीचर के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ सबसे ज़रूरी, चाहे कोई क्वालिटी उसके अंदर हो कि नहीं, पहली क्वालिटी है कि बच्चे से डिसीजनल लव करता हो। ये क्वालिटी जब टीचर के अंदर होगी तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन अभी जो कॉर्पोरेट से जो सिनेरियो आया हमारे यहाँ पे, इसने एजुकेशन नहीं देना शुरू किया। हमारे अभी शशि थरूर साहब कहीं पे स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें वेल फिल्ड माइंड नहीं चाहिए या वेल इन्फॉर्म्ड माइंड नहीं चाहिए, ठीक है, हमें वेल फॉर्म्ड माइंड चाहिए। ऐसा दिमाग नहीं चाहिए इसमें कोई चीज़ भर दिया जाए। कोई बहुत बड़ा फिलोसफर है, क्या नाम उनका कहना ये था कि बच्चे का माइंड कोई वेसल नहीं, कुछ चीज़ अपने भर दिया, बल्कि वो लकड़ी है जिसको सुलगाने की जरूरत है, ठीक है। उसी तरीके से आप डिफरेंट लोगों की बात सुनते रहते हैं, आइंस्टाइन वगैरह की, एजुकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन फिल करने का नाम है, बल्कि माइंड को ट्रेन करने का नाम है, कैसे सोचें हम चीज़ों को। तो ये तमाम बातें अगर हमारे टीचर्स के अंदर आज मौजूद नहीं है, वो चाहे कोई भी कोर्स कर लें, वो बेहतरीन टीचर नहीं बन सकते। हाँ ठीक है, वक्ती तौर पे उनका नाम होगा, बहुत बोलबाला होगा और ट्रिक बेस पढ़ा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में जाने के बाद जो लोग फ्यूचर की जनरेशन होगी, वो पास्ट में जा करके अपने इतिहास वाले में होता है ना, लोग फ्यूचर के लोग पास्ट वाले को गालियाँ देते हैं, ये काम करना शुरू करते हैं कि उन्होंने समाज को बर्बाद कर दिया, गलत डायरेक्शन में लेकर। इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि हम लोग ये देखते हैं, पहले जब हम लोग तालिब इल्म थे, ठीक है, फैसले हम लोग खुद नहीं लेते थे, लेकिन ये सोच पाते थे कि हमें कुछ करना है, जैसे इंजीनियरिंग करनी है या फिर मेडिकल करना है या बीएससी करना है, या क्रिकेट की ही नॉलेज अगर हमारे पास थी तो सबसे अच्छी नॉलेज थी आज के लिए। लेकिन आज के बच्चे 10th 12th पास कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। और दूसरा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पिछली बार भी बात जब हमने किया, तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें हैं। जैसे एक ड्रॉबैक मुझे लगता है कि बीएससी वगैरह लोग जो कर रहे हैं, तो आईएससी किए नहीं और यहाँ बीएससी करने आ गए, क्योंकि आईए करके भी बीएससी अब आप कर सकते हैं। तो जब वो फैसले ले नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, तो क्या वजह हो सकती है, और इसके लिए हम अपने बच्चे को कैसे कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे जो है वो सोचने के लिए कम से कम मुतवज्जा हो जाए। क्या आप इसकी तरफ रोशनी डालें? बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं, उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि अभी के दौर में कहा जाएगा कि हम लोग अपने टर्मिनोलॉजी में फितना कहते हैं उसको, आजमाइश। तो अभी इंटरटेनमेंट का दौर है, इतनी ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं और बच्चों के पास 24 घंटे अवेलेबल हैं कि वो उसी में घुल मिल कर रह गए। मोबाइल है, उसमें गेम्स हैं, डिफरेंट सोशल साइट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर इन्वॉल्व होकर के रह गए और वो एक वर्चुअल लाइफ में चले गए। उनको रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं रह गया। वर्चुअल लाइफ के अंदर जो पैरेलल यूनिवर्स बन गया, वहाँ पे अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि सारी ज़िंदगी यहीं पे। तो एक रीज़न ये है। उसमें हमारा काम ये हो सकता है कि हम अखलाकियात को, मॉरल्स को, एथिकल वैल्यूज़ को जितना ज़्यादा प्रोमोट कर सकें अपने कैरेक्टर के अंदर भी और अपने बच्चों के साथ। अगर टीचर है वैसे तो टीचर, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिस क्लास में भी जाएँ, अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ वक्त उसमें से ज़रूर निकालें ऐसा कि हम बच्चों के साथ एथिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें और उसके अंदर बच्चों को इंसानी सोसाइटी के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ ज़रूरत है। हमारा जैसे हम इस मुकाम तक पहुँचे कि हम आज एसी में रह रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर तक रह रहे हैं, हम फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही जादू के तौर पर हमारे तक नहीं आ रही। एक पिछली जनरेशन ने अपनी एनर्जी लगाई है, तो उन्होंने अपनी एनर्जी के साथ हमें कुछ दिया है, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम भी आने वाली जनरेशन को कुछ दे करके। ऐसा नहीं कि हम उसके लिए जो है सिर्फ यहीं पर रोक दे कि भाई अब सारी तरक्की हो गई, इससे आगे नहीं हो सकता। तो इस तरह की मोरलिटी उसको डेवलप कराने की कोशिश की जाएगी तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत तब्दीली समाज के अंदर आ जाए। लेकिन इस पर ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है और ये काम मेरे ख्याल से, मेरा जब तक कदर रहता है कि अभी फ़िलहाल इस वर्ल्ड में अभी जो दुनिया चल रही है, इसमें न कोई डॉक्टर इस काम को अंजाम दे सकता है, न कोई वकील अंजाम दे सकता है, न ही कोई बिजनेसमैन अंजाम दे सकता है। समाज को सही तरीके से नौजवानों को तब्दील कर सकता है सिवाय टीचर के कोई नहीं। तो टीचर अगर ये ठान ले कि मुझे
अपनी बाकी तमाम चीज़ें मटेरियलिस्टिक लाइफ है, हमारा जो इनकम का मान लो सेकेंडरी रहेगा। पहला मामला ये रहे कि हम समाज को सुधारेंगे, समाज को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, जिसके लिए हम पूरे तन मन धन से लगेंगे। तो उसके लिए जाहिर सी बात है उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो समाज में कुछ तब्दीली, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वो टीचर को बहुत आइडियल मान लेते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हमने बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ाना शुरू किए उम्र ज़्यादा नहीं थी हमारी, उम्र ज़्यादा नहीं होने की वजह से क्या हो कि बहुत सारी कुछ कमियाँ होती हैं कैरेक्टर में इंसान के, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों को देखा जिनको मैं पढ़ाता था वो उसको कॉपी करते थे। तो पता ये चला कि लोगों ने कहा अरे वो तो फलां सर को कॉपी करता है, कोई बच्चे भी कहते थे। अब वो बच्ची वो मेरी गलत आदत थी। तो मुझे एहसास हुआ कि जब वो बच्चा मेरी गलत आदत को कॉपी कर सकता तो अच्छी आदत को भी कॉपी कर सकता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जब हम टीचिंग फील्ड में आए तो आपको समझना चाहिए कि बहुत सेंसिटिव मामला हो गया। अब हमें तब उन तमाम चीज़ों को परे करना पड़ेगा जो हमारे कैरेक्टर के अंदर है, जो समाज में बुरा असर डाल सकता है। बहुत सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा उसको कॉपी कर सकता है। बच्चे टीचर को बहुत जल्दी आइडियल बना लेते हैं। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो समाज को किस तरीके से रिबिल्ड कर सकता है, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है और जो कमियाँ उनको दूर कर सकता है। रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात, तो खैर वो तो अभी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, नई चीज़ है, तो हर नई चीज़ इंसान को थोड़ा सा तनकीदी लगता है, क्रिटिकल होता है कि उसको एक्सेप्ट करना। तो हमें कुछ वक्त देना चाहिए उसको, देखते हैं कि वो समाज में क्या असरात मुरतब करता है, ठीक है। तो जब वो एकाध सेशन गुजरेगा तब उस पर सही मायने में बात की जा सकती है। अभी फिलहाल सिर्फ थ्योरेटिकल बात ही कर सकते हैं लोग अच्छाई बुराई के बारे में, प्रैक्टिकल तभी होगा जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए और एकाध सेशन के अंदर उसके बाद। जी बहुत सही कहा, और ये बात आपकी सही लगी भी, क्योंकि 9th में आपने एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें न्यूटन की एक बात को कोट किया गया है। वहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी साइंटिस्ट ने जो किया है उसको अगली जनरेशन तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इस बात को सिर्फ मैंने अपनी पिछली क्लासेस में कहा तो कई पीरियड तक जो है कई सारे साइंटिस्ट पे डिस्कशन चलता रह गया। सही बात है, अगर शुरुआत की जाए तो बेशक टीचर ही इस चीज़ को कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और ये लगती है एज ए टीचर, ये सवाल ही हम लोग का पूरा मरकज़ उसी पे टिका हुआ है कि क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन पे बहुत बात हो रही है। इन क्वालिटी एजुकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं, आप भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पे जो लोग काम करना चाह रहे हैं हमसे सवाल करते हैं कि कैसे किया जाए, तो इसको 3 स्टेप में बताया जाए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो क्या हम क्वालिटी एजुकेशन देते हुए बच्चे को उतना दे सकते हैं जितना उसको चाहिए, और बेस्ट रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट से ही आंका जा रहा है। ये बेशक रिजल्ट माने नहीं रखता, लेकिन आंका तो उसी से जाता है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और वो 3 स्टेप बताया जा सकता है जिससे जो है और भी लोग क्वालिटी एजुकेशन देने की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन अभी तो पहले थोड़ा मुश्किल था ये काम करना, लेकिन अभी जो है जिस तरह से सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, तो अब जो सिलेबस हमारा एग्ज़ाम बेस्ड है ना, जिस पे एग्जामिनेशन होना है, मेरे ख्याल से वो बहुत कम है, ठीक है। अगर सही से टीचर इसको मैनेज करे, पहला पॉइंट कि सही टीचर को ये पहले डिसाइड करना होगा कि हम जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, जो चीज़ हम बच्चों को देना चाह रहे हैं, इस स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए उसमें से कितनी चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे, और कितनी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के तौर पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे जैसे अभी आप समझें कि क्लास 10th के अंदर, ठीक है, कोई चैप्टर उठा लें आप, मिसाल के तौर पे उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर बच्चों को फैक्ट वाइज इक्वेशन जब बनाते हैं, स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ ये मेथड रखा गया है, लेकिन एग्जामिनेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा दिया। तो अगर मैंने बच्चे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं बताया, सिर्फ एग्जामिनेशन के हिसाब से कंप्लीटिंग द मिलिटन बता करके उसके शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए, बच्चे निकल जाएंगे, तो एग्जाम में जाहिर सी बात अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेकिन अगर मैंने टारगेट कर लिया कि हर चैप्टर के अंदर 2 एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा मैं इस बात के लिए कि मैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर हम उसको नहीं बता पाते हैं, तो आगे जब 11th 12th में बच्चा जाएगा इंटीग्रेशन करना फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जगह, तो वहाँ उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो नहीं कर पाएगा उसको। दूसरी बात ये कि टीचर को ये तय करना होगा कि आपने सिर्फ 2 मेथड नहीं बता दिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि जब एक मेथड मौजूद था तो दूसरे मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्यों हम उस मेथड में जाएंगे, कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, और किस तरीके से सोचा गया उस मेथड को लाने। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ बच्चे को ये नहीं बता सकते हैं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे तोड़िए, x+2 × x+3 है, केवल यही आ जाएगी, बल्कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्यों तोड़ा इसको। लीनियर इक्वेशन में तो नहीं ब्रेक कर रहे थे, तो पता ही चलेगा कि हम वहाँ पे x को सेपरेट कर लेते थे बड़ी आसानी के साथ, यहाँ सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें या उसको लीनियर जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसको जो चीज़ें हम बता सकते हैं बच्चों को कॉन्सेप्ट, तो एग्जाम्पल दे करके उसको डिफरेंट किया। उसी में जैसे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बात करते हैं, तो
वहाँ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें कुछ, या मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो एग्जाम्पल मैथमेटिक्स से दे सकता है, तो उसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बच्चों को डिफाइन करना पड़ेगा क्यों ऐड करते हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको होल स्क्वायर बनाना है, बल्कि हमें बताना पड़ेगा कि मैथ का एक उसूल है कि आपको पहले क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सिस्टम बनाइए, और जो चाहिए उसे ले लीजिए और फिर वापस कर लीजिए। जिसमें हम बच्चों को ये डिफाइन करते हैं कि ज़माने में कहानियाँ होती थी कि एक आदमी है, उसके पास 19 हाथी है, और वो आदमी इंतकाल कर जाता तो अपने पास चंद पीछे छोड़ जाता है, एक फादर को, एक ब्रदर को, एक बेटे को, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को कहता है कि हाफ पार्ट इसका जो बेटे को मिलना चाहिए, 1/4 पार्ट ब्रदर को मिलना चाहिए, और 1/5 पार्ट जो उसके क्या कहते हैं फादर को मिलना चाहिए। अब जाहिर सी बात है एलिफेंट या हाथी को काटा नहीं जा सकता, तो 19 का हाफ हो नहीं सकता। तो वहाँ से एक मैथमेटिशियन का गुजर हुआ, उसने एक पड़ोसी से एक मैथ एलिफेंट मांग लिया, तो उसने 20 को हाफ किया तो 10, पहले उससे 9.5 मिल रहा था, अब 10 मिल रहा है, तो खुश हुआ। उसी तरह से उसके जो भाई था जिसको 1/4 मिलना था, तो उसको 4.8 मिल रहा था, पहले 5 मिला 20 का। उसी तरह जो फादर थे, तो फादर को 1/5 अगर 19 का करें 3 पॉइंट कुछ आएगा, अब उसको जो है 20 के अकॉर्डिंग 4 मिल रहा है। जब 4, 5 और 10 को हम ऐड करें फिर 19 आ रहा है, एक हाथी जो मिल गया था वो बच गया। बच्चे को इन सब तरह के एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा कि मैथ जो है वो हमारे प्रॉब्लम को हल करने के लिए आया है, नहीं कि हमारा प्रॉब्लम बनाने के लिए आया है। तो हमारे यहाँ जो तरीका है पढ़ाने का है, उससे क्या होता है, बच्चे ये समझते हैं कि ये खुद प्रॉब्लम बन गया, ठीक है, सब्जेक्ट खुद प्रॉब्लम बन गया। तो सब्जेक्ट हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए आए। तो इस तरीके से अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह वो जो है हमारा जो मकसद है क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहिए, ठीक है। जो बात कही गई कि शशि थरूर साहब ने कहा कि वेल फिल्ड माइंड नहीं चाहिए, वेल फॉर्म माइंड चाहिए, या फिर वो फिजाक साहब ने कहा कि हम जैसे में भर नहीं दे रहे चीज़ों को इग्नाइट करने की ज़रूरत है, तभी हम उस मकसद को पा सकेंगे। अगला सवाल यहीं से आ रहा है जो आपने कहा कि प्रैक्टिकली मैं मैथ का टीचर हूँ, तो सवाल एक सोसाइटी में ये बना दिया गया कि अगर वालिद टीचर हैं या फिर वालिद आपके डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही तो बन जाता है। आज के ज़माने में ये 10 सालों में ये चीज़ हुई है, लेकिन टीचर के बेटे टीचर ही बने, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ऐसा माना जाता रहा है। लेकिन ये सब मुमकिन है क्योंकि वो चॉइस का मसला है। और तो आपके वालिद टीचर थे और मैथ के बहुत शानदार टीचर, माहिर टीचर थे, फिर भी आपने टीचिंग को क्यों चुना? मतलब चुनने की वो जो एक प्रोसेस है, कहाँ से आपको लगा कि टीचर ही बनना चाहिए, और उसमें भी मैथ को ही आपने, क्योंकि आपने मैथ में पढ़ना शुरू से आए नहीं, आप मैथ सिर्फ आपका पसंदीदा सब्जेक्ट रहा होगा, इसलिए आप मैथ के टीचर बने, ऐसा मुझे लगता है। इन बातों को जो है हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताइए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मेरा कोई इरादा टीचर बनने का कभी था ही नहीं कि मैं टीचर बनूंगा। दूसरी बात है कि मैथ मेरा कभी फेवरेट सब्जेक्ट रहा भी नहीं, ठीक है। हाँ, ये चूँकि घर में वालिद साहब मैथ के टीचर थे, तो ऐसी बात है जब सब्जेक्ट मिला जाएगा पढ़ने के लिए तो उस टाइम में जो है वही सब्जेक्ट सामने लाया जाता था पढ़ने के लिए। तो ना ही मेरा खुद बचपन से इरादा था कि एज ए टीचर बना जाए, और ना ही मेरा ये इरादा था कि मुझे मैथ पढ़ाना। उसकी कई वजह थी। एक वजह थी कि मेरी अम्मी थी, मेरी अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं टीचर बनूँ। आमतौर पर पहले ज़माने में टीचर हुआ करते थे, वो टीचर अपने बाहर के प्रेशर को घर के अंदर लेके आते थे। तो टीचिंग एक जाहिर सी बात ज़हनी वर्जिश का खेल है उसमें। तो उनमें से किसी को, मेरे चचा टीचर, मेरे वालिद टीचर, मेरे दादा टीचर, मेरे नाना ही बहुत दिन तक टीचर है, तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि हम टीचिंग फील्ड में। तो मेरा भी कोई इरादा नहीं था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे इंजीनियरिंग की तरफ भेजने की कोशिश की, तो वो फील्ड मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी। और सही मानों में कि मैंने 12th तक डिसाइड ही नहीं किया था मुझे क्या करना है, और मैंने 12th में भी मैथ रखा था, तो चूँकि घर में माहौल बना हुआ है इसलिए मैथ ले लिया। उस वक्त तक मैंने डिसाइड नहीं किया। डिसीज़न मेरा कब हुआ है, जब मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली जाने के बाद कुछ लोगों को लगता था कि मैथ के टीचर के बेटा हूँ तो मैथ मेरा ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसमें एक साहब जामिया में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे उस ज़माने में, तो उनको लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो उन्होंने कई लोगों से पूछा, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हमारा एक साथी था, उसने उनसे कहा कि चलो मेरा साथी है, वो मैथ में थोड़ा अच्छा कर देगा, बता देगा। उसको खुद नहीं मालूम था कि 11th 12th में लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है और इंजीनियरिंग की चीज़ है ये। तो वो खैर वो मेरे पास आया, तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो पढ़ा नहीं हुआ। तो कहा नहीं, आपके बारे में सुना है, तो थोड़ा आप कोशिश कीजिए कहीं आपको समझ में आ जाए तो बेटर। तो मैंने उनको कहा कि अपनी किताब यहाँ छोड़ के जाइए, 2 घंटे के बाद मैं आपको बताता हूँ। खैर मैंने उस किताब को पढ़ा। पढ़ने के बाद कुछ कोशिश की तो अल्लाह ताला ने पता नहीं एबिलिटी दे रखी थी कुछ चीज़ों को पढ़ करके एक्सप्लेन करने की सलाहियत। तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, उसको समझ में भी आ गया। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर ये नेचुरल सलाहियत है कि तुम चीज़ों को पढ़ के एक्सप्लेन करो।
एक वजह ये बनी कि वहाँ से उन लोगों ने मोटिवेट किया कि मुझे टीचर बनना चाहिए। दूसरी वजह ये है कि मुझे बच्चों से बेतहाशा ऐसे ही लगा। आज भी आप मेरे जितनी फैमिली में जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे वो अपने माँ बाप को छोड़ करके मेरी तरफ लौट गए। तो उसकी वजह ये होती है कि बच्चों से एक नेचुरल लगाव, डिसिजनल लव जो कहते हैं वो है। ये 2 फैक्टर बना लेके आने। तीसरी चीज़ कि मेरा खुद ताल्लुक एक ऐसी तंजीम से रहा, इसका नाम था SIO, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। उस तंजीम का काम ही ये है कि रिकन्स्ट्रक्ट करना सोसाइटी के, ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो कमियाँ आ गई, खराबी आ गई, और उसके लिए जाहिर से नौजवानों के बीच में रहना, उनसे जो नौजवान नस्ल है उनकी जहन साजी करना, उनसे बात करना, ठीक है, कि इथिकल वैल्यूज़ क्या होती है, मोरल वैल्यूज़ क्या होती है, दुनिया किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, दुनिया में क्या करना है नहीं करना है, तो जाहिर से वो तालीम से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये उस तंजीम का जो मकसद था, उस मकसद को इस प्रोफेशन में ज़्यादा आसानी से हासिल किया जा सकता था। और एक वजह ये बनी कि मेरे अंदर नेचुरल सलाहियत थी कि चीज़ों को पढ़ के ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। और तीसरी वजह वो बनी कि मेरे जो है दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया चीज़ों बच्चों की। चौथी वजह बनी कि बच्चों से बेतहाशा मोहब्बत होना, कि किसी का भी बच्चा हो मुझे वो बच्चे से जो है क्या कहते हैं कल्बी लगाव सा है, ठीक है। उसकी वजह है कि हमारा दीन जो है, जो उसके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम जो जिस दीन को मानने वाले हैं उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव। और जब हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जब बच्चों से वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी वजह है, ठीक है। उसके लिए कि हमने इससे पहले भी आपको बताया कि टीचर ही वो वाइज शख्सियत है जो समाज में किसी तरह की बुराई को ख़त्म करके सही चीज़ ला सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे जो मुअल्लिम बना के भेजा गया है, ठीक है, मुझे क्या कहते हैं टीचर बना करके भेजा गया है, ठीक है। इस वजह से भी एक ख्वाहिश दिल में हुई कि उसी प्रोफेशन को अपनाया जाए और कोई खास वजह नहीं थी। अब आखिरी सवाल की तरफ चलें तो ये सवाल, उसके अलावा अगर कुछ बातें रखनी हैं तो बताइएगा कि किताबें एक टीचर को बेशक पसंद होती है, और जिस तंजीम का आपने नाम लिया तो वहाँ किताब ही बेस है, किताब को ही पढ़ने के बाद जो है रास्ते हम हमवार करते हैं। तो ऐसी 3 डायमेंशन में किताब बतानी है जो आज के बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो पहला डायमेंशन तो बेशक ये है कि भाई आप अपना जो कोर्स है वो पढ़िए। उसके अलावा 2 डायमेंशन और कोई हो जो आप बता सकें तो आज के बच्चे जो यूथ हैं, जो अंडर 12 हैं, 12 तक के बच्चों को जो है फ़ायदा दे। एक तो उनके कोर्स की किताब अपनी पढ़नी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ उनको ऐसी कुछ किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए जो उनकी इमेजिनेशन पावर को डेवलप करें। ख़ास तौर से जो नॉवेल्स होती है जो उनका मुताला करना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। उनको नॉवल को पढ़े हुए नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं, हालात हालत से बाखबर रखने वाली जो चीज़ें उनको। और अगर किसी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी, उनको अपने रिलीजियस बुक का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उनको इथिकल वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उनको जो है मॉरल वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। तो एक डेली के जो रूटीन है उनका उनको बांटे उसके अंदर, वो कि हम एक अपने कोर्स की किताब पढ़ेंगे, एक हम हालात हाजरा से बखबर होंगे या थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे, और तीसरी जो है कि हम एक ऐसी किताबें पढ़ेंगे जो हमारे इथिकल वैल्यूज़ को डेवलप कर सके, हमारी जो है वो क्या कर सकते हैं दीनी या जो हमारा धार्मिक रुझान जो उसको भी क्लियर कर सके। हम किसी रिलीजन को मानने वाले तो किस बेस पर मानने वाले, तो वो भी पढ़ें। उनकी जो महापुरुषों की जो जीवनी है, साइंटिस्टों की जो लाइफ स्टोरी है, उसको कोई पढ़ना चाहिए कि इंसान को अपने अंदर मोटिवेशन मिलता है। तो मतलब ये 4 डायमेंशन में आपने किताब को बांटा। पहला ये है कि कोर्स बुक, दूसरा रिलीजियस बुक, और तीसरा ये हो गया कि भाई आप जिन कोर्स में जाना चाहते हैं उससे जुड़े हुए जो महान लोग गुजरे हैं उनको, और दूसरा ये है कि जो करंट अफेयर है, हालत हाज़िर है उससे। और आखिरी में ये सवाल है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, इस काम में जो ये रास्ता हम लोगों ने चुना है, क्या उस रास्ते में रिफॉर्म तमाम की टीम और हम सब लोगों की जो टीम काम कर रही है उसमें आप किस तरह के मुस्तकबिल देख रहे हैं? मुस्तकबिल तो यही कि जो भी इनकलाबी लोग होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो मुस्तकबिल से कहीं मायूस नहीं होते। काम इसलिए शुरू करते हैं कि उनके अंदर ये जज्बा होता है कि हम हालात को बदल देंगे इंशाअल्लाह। तो हालात को बदलने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन हालात को बदलने में जो लोग भी रोल अपना पहले करते हैं उनको 2-3 चीज़ें एकदम क्लियर कट जहन होना चाहिए कि आप बदलने की कोशिश कर सकते हैं और पूरी कोशिश करनी चाहिए बदलने की। वो आपके हाथ में है नहीं कि बदल देंगे आप, नंबर 1 बात। दूसरी बात है कि पेशेंस पूरा होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं हासिल करना चाहते। कि ये जो समाज को बदलने का जो बेड़ा उठाया जाता है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत पेशेंस, कई जनरेशन लग सकती है उसको सही करने में। तो हो सकता है कि आप एक बुनियाद का पत्थर डालें, लोग उस पर पिलर डालें, पिलर के बाद लिंटर आए, फिर दीवारें खड़ी हो, फिर छत ढाला जाए।
तो कई जनरेशन के साथ हो सकती है। तो आपका जो ये काम करने का प्रोसेस भी ये है कि हमारा अटैचमेंट छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि जनरेशन एक गैप हो जाता है, वो गैप नहीं होना चाहिए। तो जनरेशन गैप जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, इसमें भी आप देखिए कि टीचिंग प्रोफेशन कितना हेल्पफुल है कि आप एक टीचर हैं, आज से 20 साल पहले अपने क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाया था, वो बच्चा आप एक नौजवान बन चुका है, शादीशुदा हो चुका है, बाल बच्चेदार है, ठीक है। तो इसका मतलब कि दृढ़ उम्र के शख्स से भी आपका रिलेशन है और उसके बच्चे से भी रिलेशन आपका है। तो आप सबके एक दोस्त की तरह काम कर सकते हैं। तो ये एक माहौल को बदलने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये हम इस बात से हम लोग बहुत पूरी उम्मीद है कि हमारी जो कोशिशें हैं समाज के अंदर कोई तब्दीली, अच्छी तब्दीली लाने की, इंशाअल्लाह वो तमाम तब्दीली एक दिन अपने आप कामयाब ज़रूर होंगे। अल्लाह ताला हमें सपोर्ट करेगा इस काम को लेकर के आगे बढ़ने के तौर। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से एक आएंगे। आपको जो चीज़ें इस वीडियो में छूट गई है, ऐसा लगता है हालत हाज़िर कि नहीं, या फिर जिन टॉपिकों पे हम बात कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। और पिछली वीडियो की जो लिंक है वो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।